dear student, how are you all? I hope you all doing fine. So student, आज आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 9 एंड योर चैप्टर नेम इज पृथ्वी की गतियां एवं प्रमुख स्थल रूप. ओके आज हम पृथ्वी की जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और पृथ्वी की जो परत होती है या पृथ्वी के आसपास क्या चीज़ें होती हैं आज हम उनके बारे में अच्छे से डिटेल करेंगे. ओके तो सबसे पहले हम प्रमुख स्थल रूप देखेंगे पृथ्वी के. ओके चलिए शुरू करते हैं बच्चों. पृथ्वी का धरातल इत्यादि विषम तथा अनियमित है. इसमें अनेक प्रकार के धरातलीय स्वरूप तथा उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जलप्रात, डेल्टा, पर्वत शिखर आदि लक्षण पाए जाते हैं. इनके निर्माण के लिए अनेक प्रकार की आंतरिक तथा बाह्य शक्तियां उत्तरदायी हैं. प्रमुख स्वरूप 3 प्रकार के हैं. इनके कौन कौन से हैं? पृथ्वी के पर्वत हैं, मैदान हैं और पठार हैं बच्चों, है ना. ये सब रूप, ये जो स्थल रूप हैं, स्थल तथा सागरों एवं महासागरों की तली में पाए जाते हैं. स्थल रूप जो होते हैं ना बच्चों, वो महासागरों की तली में पाए जाते हैं. ओके अब यहाँ बात करेंगे हम पर्वत की. बच्चों आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, विविध स्थल रूप के इस तरह से चित्र होता है ना, इस तरह से होता है इस प्रकार का. अब हम पर्वत देखेंगे बच्चों. पर्वत के बारे में अच्छे से जानेंगे. आसपास की भूमि से इत्यादि ऊपर उठे भूभाग पर्वत कहलाते हैं. ऊंचाई तथा निर्माण की विधियों के अनुसार ये इत्यादि विविधतापूर्ण होते हैं बच्चों. इनमें से अधिकांश पृथ्वी की धीमी आंतरिक गतियों से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें पटल विरूपणकारी गतियां कहा जाता है. ये गतियां पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती हैं. पर्वत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं. सबसे पहला है अवशिष्ट पर्वत, उसके बाद है ब्लॉक पर्वत, फिर है बलित पर्वत और फिर है लास्ट में 4th ज्वालामुखी पर्वत. ओके सबसे पहले हम अवशिष्ट पर्वत के बारे में जानेंगे. ये पर्वत नदियां, अपक्षियां आदि द्वारा अपरदन से उत्पन्न होते हैं. ये बाह्य शक्तियां धरातल को काट छांट देती हैं, जिससे पृथ्वी का धरातल इत्यादि विच्छेदित कटाफटा हो जाता है. अब यहाँ ब्लॉक पर्वत के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. यहाँ पर ये पर्वत धरातल पर निर्मित भ्रंशों तथा दरारों के साथ होने वाली ऊर्ध्वाधर गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं. फ्रांस में बॉस जैस पर्वत तथा जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट इनके उदाहरण है. वलित पर्वत, अब यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे वलित पर्वत की. ये विश्व के विशालतम तथा उच्चतम पर्वत हैं. ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर होने वाली वलन क्रिया से उत्पन्न होते हैं. ये शक्तियां क्षितिज शक्तियों को उत्पन्न करती हैं. एशिया में हिमालय तथा यूरोप में आल्प्स इस प्रकार के पर्वतों के सर्वोत्तम उदाहरण है बच्चों. अब यहाँ पर हम बात करेंगे ज्वालामुखी पर्वत की, है ना. ये पर्वत ज्वालामुखी उद्गारों से निर्मित होते हैं. जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें किसी छिद्र या मुख से पिघले हुए पदार्थ बाहर निकलते हैं बच्चों, जो कालांतर में ठंडे होकर छिद्र के निकट एक शुष्क की आकृति में जम जाते हैं. जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत का सर्वोत्तम उदाहरण है. क्लियर है. अब बात करेंगे बच्चों मैदान की, है ना. यह एक चौरस तथा निम्न क्षेत्र होते हैं जिसका ढाल अत्यंत मंद होता है. किसका? मैदान का. ये चौरस होते हैं. नदियां तथा उनका सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान इत्यादि विस्तृत तथा बहुत उपजाऊ होते हैं. अतएव ये कृषि के लिए उत्तम है तथा इत्यादि घने बसे हुए भारतीय प्रायद्वीप को गंगा सिंधु का मैदान तथा चीन का विशाल मैदान विश्व के घने बसे हुए प्रदेशों में गिने जाते हैं. अब यहाँ बात करेंगे बच्चों हम पठार की. ओके इनकी स्थिति पर्वतों तथा मैदानों के मध्य है. ये आसपास की भूमि से सहसा ऊपर उठे होते हैं. इनका धरातल कठोर तथा चट्टानी होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है, किंतु ये खनिज संसाधनों से उत्पन्न होते हैं. तिब्बत तथा बोलिविया जैसे कुछ पठार पर्वतों से भी ऊंचे हैं. अब यहाँ पर हम पृथ्वी की गतिविधियां मतलब गतियां एवं उसके उत्पन्न स्थल रूप देखेंगे. ओके स्थल रूप के बारे में जानेंगे बच्चों. चलिए स्थल रूपों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है. अनेक आंतरिक बाह्य शक्तियां तथा प्रक्रिया वर्तमान स्थलाकृति में परिवर्तन करती रहती हैं. ये परिवर्तन धीरे धीरे या अदृश्य रूप से तथा अचानक दोनों प्रकार से होते हैं. धीमे परिवर्तनों को हम अपने जीवन काल में देख तथा अनुभव नहीं कर पाते हैं.
किंतु आकस्मिक परिवर्तनों को सहज ही देखा जा सकता है। धीमी गतियों द्वारा दो प्रमुख आकार लक्षण बनते हैं, बलन, मोड़ तथा भ्रंश। अब यहाँ पर हम बलन के बारे में बात करेंगे और भ्रंश के बारे में भी। बलन क्या होता है बच्चों? पृथ्वी के भीतर धीमी गतियों के कारण धरातलीय शैलें मुड़ जाती हैं, जिससे वलन उत्पन्न होते हैं। वलन का ऊपरी उठा हुआ भाग अपनीति कहलाता है, जबकि भीतर धंसे हुए भाग को हम अभिनीति कहा जाता है, यानी उसे अभिनीति कहते हैं। अब हम भ्रंश की बात करेंगे बच्चों। भूपटल पर अनेक विभंग या दरारें पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि जो भूपटल होता है, जो धरती होती है, उस तरह की जो भूमि होती है भूपटल, उसमें कई तरह की दरारें पाई जाती हैं, जिनके सहारे स्थल खंडों का विस्थापन होता है। शैल परतों में तनाव के कारण दरार उत्पन्न हो जाती है, जिससे भ्रंश विकसित होते हैं। शैलों के भ्रंशन तथा विस्थापन से अनेक प्रकार के विशिष्ट स्थल रूप विकसित होते हैं, जिनमें भ्रंश घाटी तथा भ्रंशोत्थास प्रमुख हैं। अब यहाँ पर आप बात करेंगे, हम जो बात करेंगे अब करेंगे बच्चों भ्रंश घाटी की, है ना। भ्रंश घाटी कौन सी होती है? आप इनमें देखो कुछ पिक्चर भी दी गई है बहुत। ये भ्रंशथो का जो चित्र है आप देखेंगे, यहाँ की जो भूपटल है वो किस तरह की है, और यहाँ भ्रंश घाटी इस तरह की होती है, आप देख पा रहे हैं। और ये बलन है, बलन इस तरह का होता है ना, बलन इस तरह की होती है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि भ्रंश घाटी, जब दो या दो से अधिक समांतर भ्रंशों के मध्य का स्थल खंड भूभाग नीचे धंसता है तो घाटी के आकार की आकृति विकसित होती है, जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं। अब भ्रंश घाटी कहेंगे बच्चों। भ्रंश घाटी कौन सी है? जब दो या अधिक समांतर भ्रंशों के मध्य का भाग ऊंचा उठ जाता है तब भ्रंशों का निर्माण होता है। आप देख पा रहे हैं कि ये भ्रंश है, जो आकार ऊपर उठ चुका है, यहाँ से यहाँ ऊपर उठ चुका है, तो भ्रंश है ना। भ्रंश जो होता है भ्रंश, तो ठीक है। और भ्रंश इस प्रकार के होते हैं जो ये नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, जिसे ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। फ्रांस के बॉसजेस तथा जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत इसी प्रकार के ब्लॉक पर्वत या हॉस्टर होते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम ज्वालामुखी की बच्चों। जो सामान्यतः ऐसा सोचते हैं कि ज्वालामुखी एक पर्वत होता है जिसे लावा अग्नि की ज्वालाओं का उद्गार होता है, किंतु वास्तव में ज्वालामुखी एक छिद्र या भूपटल में एक मुख होता है ना। जैसे भूपटल होती है तो उसमें एक मुख निकला हुआ होता है, जैसे लावा, गैस, भाप तथा ठोस चट्टानें बाहर निकलती हैं। उससे क्या क्या निकलता है बच्चों? गैस, यहाँ से लावा निकलता है, गैस निकलती है, भाप तथा ठोस चट्टानें बाहर निकलती हैं। कभी कभी लावा भूपटल की एक गहरी दरार से बाहर आता है। कभी कभी क्या होता है कि एक गहरी दरार से वो बाहर आता है, और इस प्रकार बाहर निकला पदार्थ मुख के चारों ओर एकत्रित हो जाता है तथा बाद में कठोर होकर ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। यानी कि जब वो बार बार ऊपर को निकलेगा और निकलते 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 वो एक पर्वत के समान दिखेगा फिर वो। अब आप देखेंगे ज्वालामुखी एक विशिष्ट आकृति की होती है। अब यहाँ पर एक चित्र है ज्वालामुखी का, जब ज्वालामुखी फटता है, आप देख पा रहे हैं। ज्वालामुखी की विशिष्ट आकृति की होती है, जिसकी एक ग्रीवा, नलिका, क्रेंटर तथा शंकु होता है। यह गहरी दरार या नालिका जिससे होकर लावा बाहर आता है ग्रीवा कहलाता है। प्याले की आकृति का मुख क्रेटर कहलाता है तथा लावा का शंक्वाकार ढेर जो जमकर एक पहाड़ी का रूप धारण कर लेता है शंकु कहलाता है। लावा के उद्गार होने तथा जमने की संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। जब तक उष्ण तथा द्रवित पदार्थ पृथ्वी के धरातल के भीतर रहता है तब तक उसे मैग्मा कहा जाता है, किंतु जब ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आता है तब इसे लावा कहते हैं। लावा का प्रहार उसकी श्यानता या चिपचिपाहट तथा गाढ़ेपन पर निर्भर करता है। मैग्मा में उपस्थित जल तथा सिलिका की मात्रा लावा के गाढ़ेपन को प्रभावित करती है। सिलिका की मात्रा अधिक होने पर लावा गाढ़ा हो जाता है बच्चों, जबकि जल की मात्रा अधिक तथा सिलिका की मात्रा कम होने पर लावा कम गाढ़ा होता है अगर उसमें जल की मात्रा होती है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण, अब यहाँ हम देखेंगे बच्चों ज्वालामुखी क्रिया के कारण। ज्वालामुखी का उद्गार अनेक कारणों से होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल के नीचे तापमान बढ़ने के कारण शैलें द्रवित अवस्था में होती हैं, जिसे लावा कहते हैं। जब वर्षा का जल या समुद्री जल छिद्रों से होकर
छिद्रों से होकर पृथ्वी के भीतरी भागों में पहुंचते हैं तो ऊष्मा वाष्प तथा गैस में बदल जाती है। जब कभी लावा या गर्म गैसों का कोई कमजोर शैलों वाला क्षेत्र या दरार या छिद्र मिल जाता है तो वे एक विस्फोट के साथ पृथ्वी के धरातल पर आ जाते हैं, यानी आकर गिर जाते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। ज्वालामुखी अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन क्रियाशीलता के आधार पर इन्हें 3 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं हम, है ना। कौन कौन से में? सक्रिय ज्वालामुखी सबसे पहला है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, फिर है सुप्त ज्वालामुखी एवं मृत ज्वालामुखी। ठीक है, सबसे पहले हम सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। ये ज्वालामुखी सदैव सक्रिय रहते हैं, अर्थात इनसे निरंतर उद्गार होते रहते हैं। विश्व में 500 से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इनमें से अधिकांश प्रांत महासागर के किनारे एक वलयाकार पेटी में स्थित हैं, जिसे अग्नि वलय कहा जाता है। सिसिली में माउंट एटना, जापान में फुजियामा तथा बंगाल की खाड़ी, भारत में वैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर। अब देखेंगे बच्चों हम सुप्त ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी हैं जिनमें अतीत काल में उद्गार हुआ था। अब वे शांत हैं, किंतु उनमें से कभी उद्गार हो सकता है। इटली में विसुवियस सुप्त ज्वालामुखी का उत्तम उदाहरण है। ये ज्वालामुखी बहुत ही हानिकारक होते हैं क्योंकि ये धोखे में रखते हैं, इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो बच्चों ये जो सुप्त ज्वालामुखी होता है ये हमें इस तरह से धोखे में रखते हैं कि इनमें ये कोई संकेत नहीं देंगे, ये कभी भी विस्फोट कर सकते हैं तथा लोगों को उनकी चेतावनी भी नहीं मिलती है। विसुवियस ज्वालामुखी में सर्वप्रथम 79 ईस्वी में उद्गार हुआ था तथा यह 1700 वर्ष तक सुप्त अवस्था में रहा। अब बात करेंगे बच्चों हम मृत ज्वालामुखी की। ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें सुदूर अतीत में उद्गार हुआ था, किंतु अब ये सक्रिय नहीं है तथा भविष्य में भी इनके सक्रिय होने की कोई संभावना नहीं है। म्यांमार का माउंट पोपा इसी प्रकार का ज्वालामुखी है बच्चों। आइए अब हम भूकंप के बारे में जान लेते हैं। सेलों की आकस्मिक गतियों तथा टूटने के फलस्वरूप पृथ्वी के धरातल का अचानक हिलना या कांपना भूकंप कहलाता है बच्चों। यह भूपटल की लहर गति की ऊर्जा का एक स्वरूप है जो भूपटल की परतों में से निकलती है। वह ऊर्जा जिस बिंदु पर उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल कहा जाता है बच्चों, जो भूपटल के नीचे या मेंटल में स्थित होता है। भूकंप मूल की गहराई भूपटल के नीचे 10 से 700 किलोमीटर तक होती है। भूकंपों के मूल का मापन भूकंप मापी नामक उपकरण के द्वारा किया जाता है बच्चों। जो भूकंप का हम मापन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? भूकंप मापी के द्वारा। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम भूकंप विज्ञान कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर मापक पर नापा जाता है। इस मापक का भूकंप की तीव्रता 0 से 9 के मध्य होती है। इस मापक में 1 इकाई वृद्धि होने पर भूकंप की तीव्रता शक्ति में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि पृथ्वी पर भूकंप के क्षेत्र कमजोर शैलों के क्षेत्रों से समृद्ध हैं। ठीक है, समृद्ध हैं। ज्वालामुखी की सक्रियता वाले क्षेत्रों में अर्थात प्रशांत महासागर के किनारे स्थित अग्नि वलय में विनाशकारी भूकंप आते हैं। भारत में भूकंपों की आवृत्ति हिमालय तथा उसकी तलहटी एवं गंगा ब्रह्मपुत्री घाटी में सर्वाधिक मिलती है। उत्तरी बिहार, असम, कश्मीर, उत्तराखंड तथा कच्छ में सर्वाधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं बच्चों। जब तक कोयना नगर में 1967 ईस्वी भूकंप नहीं आया था तब तक दक्कन के पठार को प्राय भूकंप रहित क्षेत्र माना जाता था। 26 जनवरी 2001 को भुज गुजरात में भी भीषण भूकंप आया। इसमें 30,000 लोग मारे गए थे। भूकंप के प्रभाव, अब यहाँ हम देखेंगे बच्चों भूकंप आने के प्रभाव कौन कौन से। ठीक है, भूकंप की हानियां अब जानेंगे। भूकंप की हानियां, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया तेजी से होती है जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं, यानी जो भी बड़े बड़े जो भाग होते हैं उसके क्या होते हैं, भूकंप आने से वो नीचे धंस जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट है हमारा बच्चों, गहरे समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं जिससे तटीय क्षेत्रों में जनधन की हानि हो जाती है। क्लियर है।
अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट, भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे आदि टूट जाते हैं। 4 पॉइंट है बच्चों हमारा, भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं, कल कारखाने तथा खानों में आग लग जाती है। क्लियर है। अब भूकंप से लाभ, भूकंप के यहाँ पे हमने पहले हानियां देखी, अब हम क्या देखेंगे, लाभ देखेंगे। समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाता है, जिससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप बड़े जलयान तटीय क्षेत्र तक पहुंचते हैं, इससे व्यापार में सहायता मिलती है। यानी भूकंप आने से जितना नुकसान होता है उसी दूसरा उसका अगर हम रुख देखें तो उससे फायदा भी है। ठीक है। अब यह देखेंगे भूकंपीय तरंगे पृथ्वी को पार कर जाती हैं, जिससे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिल जाती है। अब हमारा नेक्स्ट है बच्चों, भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग के धरातल पर आ जाते हैं। क्लियर है। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर भूकंप आने के बचाव, अब हम भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं। ठीक है। भूकंप पर एक अति तीव्रगामी विनाशकारी प्रकृति आपदा है। इसके आने पर काफी जनधन की हानि होती है। अधिकतर लोग भवन के मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं, क्योंकि स्थानीय भवन मकान भूकंपरोधी नहीं बनाए जाते हैं। भूकंप से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। यदि आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़, बिजली के तार व खंभे से दूर जाकर खड़े हो जाओ। अगर आप देख पा रहे हैं, यदि आप सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर लाइन और विज्ञापन बोर्ड से भी दूर खड़े हो जाओ। यदि आप कार चला रहे हैं तो कार छोड़कर बाहर खुली जगह में खड़े हो जाइए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो भूकंप आने के समय भवन से तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाइए। तो ये कुछ यहाँ पर बचाव दे रखे हैं बच्चों। यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हो तो किसी मेज पर तख्त या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाए। यह ध्यान भी रहे कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु या पंखे के नीचे अथवा बगल में नहीं छिपना चाहिए। यदि मकान बहुमंजिला है तो मकान से बाहर निकलकर सिर को हाथ से तकिए से ढक ले। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र लगा ले। ऐसे समय में लिफ्ट से नहीं उतरना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कश्मीर भूकंप एक प्रतीक अध्ययन। अब यहाँ पर हम कश्मीर के भूकंप की बात करेंगे। ठीक है। आइए, अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा भारत में एक विनाशकारी भूकंप आया है, जिसमें 40,000 से अधिक लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे और 70,000 लोग घायल हुए थे तथा 5 मिलियन लोग बेघर हो गए। इनके गांव तथा नगर तहस नहस हो गए। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर मापक पर 7.6 थी, जो इस प्रदेश का सबसे तीव्र भूकंप था। भूकंप 1 मिनट से अधिक समय तक जारी रहा। इसका अधिकेंद्र मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी में था। इसके प्रभाव को दिल्ली तक महसूस किया गया। मुजफ्फराबाद में 2/3 इमारतें नष्ट हो गई। नगर के एकमात्र सैन्य अस्पताल में इमारत के क्षतिग्रस्त होने से डॉक्टर तथा नर्सों सहित 200 लोग मारे गए। स्कूल में भी हजारों बच्चे इमारतों में दब गए। आजाद जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय की इमारत ढहने से लगभग 600 लोग जिंदा दब गए। पाकिस्तान के मंशेरा जिले में 400 स्कूली बच्चे मर गए। बालाकोट नामक एक पर्यटक केंद्र धूसरित हो गया। सीमा नियंत्रण रेखा पर 38 सैनिकों की मृत्यु हो गई। कश्मीर घाटी में तथा बारामूला जिलों में सर्वाधिक विनाश हुआ। कुपवाड़ा, पुंछ तथा राजौरी में भी भारी क्षति हुई। उरई की 80% इमारतें नष्ट हो गईं। इसके मुख्य बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जम्मू कश्मीर के उस पार 1500 आदमी मारे गए। 32,000 घर नष्ट हो गए और अनेक कार्यालय भवन, जिनमें स्कूल और छोटे भवन भी सम्मिलित थे, जमींदोज हो गए। नवनिर्मित श्रीनगर मुजफ्फराबाद सड़क मार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो गया। स्मरणीय तथ्य है बच्चों, हमने अपने पाठ में अब तक क्या पढ़ा, आइए एक नजर डाल लेते हैं। पर्वत, पठार तथा मैदान 3 प्रकार के स्थल रूप हैं। मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर कराया। भूगर्भ में उत्पन्न होने वाली धीमी गतियों के परिणाम स्वरूप अधिकांश पर्वत उत्पन्न होते हैं। क्लियर है। पर्वत मुख्य 4 प्रकार के होते हैं: वलित, ब्लॉक, ज्वालामुखी तथा अवशिष्ट।
ओके। पठार पर्वत एवं मैदानों के मध्य स्थित होते हैं तथा आसपास की भूमि से एक का एक ऊपर उठे हुए होते हैं। मैदान चौरस निम्न भूमि में होते हैं। ये अधिकांश नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होते हैं बच्चों। पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों तथा गतियों के कारण स्थल रूपों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। आंतरिक शक्तियां मंद तथा आकस्मिक होती हैं। ब्रह्म क्रिया से भ्रंश बहाटी तथा भस्योत पर्वत बनते हैं। आकस्मिक गतियों से ज्वालामुखी तथा भूकंप उत्पन्न होते हैं। क्लियर है बच्चों? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सुप्त, सक्रिय तथा मृत। ज्वालामुखी उद्गार तथा भूकंप मानव के लिए अत्यंत विनाशकारी है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये था हमारा कुछ भूपटलीय और भूधरल पृथ्वी को लेकर कुछ परिवर्तन वाली जानकारी, जिसमें हमने भूकंप को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं आपसे। सो बच्चों आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्जॉय किया होगा और काफ़ी सारी आपको नॉलेज मिली होगी। इसी के साथ ये पार्ट नहीं खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।